क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 से इतना नज़दीक है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। हाल ही में मिडिल ईस्ट की टेंशन्स तो आप सबको पता ही है। ऊपर से रशिया ने अपना एक और ऑयल टैंकर क्यूबा की ओर भेज दिया है। क्या है वो सैंक्शंस? क्या अमेरिका ने क्यूबा पे सैंक्शंस लगाए हैं? क्या रूस ने? इमेजिन कीजिए कि दो बड़े पहलवान हैं, रेसलर्स, दोनों एक रिंग में लड़ रहे हैं। एक पहलवान इसलिए लड़ रहा है वो क्या कि वो खुद की काबिलियत साबित कर सके, और दूसरा पहलवान इसलिए लड़ रहा है ताकि वो खुद का सिर्फ बचाव कर सके। उसके लिए जीत महत्व की नहीं है, उसके लिए उसका खुद का बचाव ही महत्व का। अब आते हैं करंट सिचुएशन पे। पहले पहलवान को रिप्लेस कीजिए अमेरिका से और दूसरे पहलवान को रिप्लेस कीजिए ईरान से। पहला पहलवान जो इजराइल के कहने पर खुद की काबिलियत साबित करने के लिए लड़ रहा है, और दूसरा पहलवान सिर्फ इसलिए लड़ रहा है ताकि वो खुद का बचाव कर सके। दूसरा पहलवान पहले से ही थोड़ा कमजोर है ताकि ईरान वो खुद को इस युद्ध में बनाए रखे, उसके लिए यही अपनी जीत है। अब दिक्कत ये है कि दोनों ही पहलवानों को ये लग रहा है कि वो दोनों ही जीत रहे हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो खुद जीत रहे हैं, और ईरान के सुप्रीम लीडर वो भी कह रहे हैं IRG की तरफ से कि वो खुद भी जीत रहे हैं। अगर हम पास्ट में कई युद्ध देखें तो वहाँ भी हमें एक एग्जाम्पल मिलते हैं कि दोनों ही पार्टी को ये लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। ये सिचुएशन वाकई बहुत खतरनाक होती है। आज पूरा 1 महीना और 4 दिन बीत चुके हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है युद्ध को शुरू हुए हुए। ईरान आज भी पूरी लगन से डटा हुआ है, और अमेरिका जो कभी ये कह रहा था कि वो रिजीम चेंज करने की हैसियत से, रिजीम चेंज करने के मकसद से इस युद्ध में कूद रहा है, आज उसके ही फॉरेन मिनिस्टर जगह जगह पे जाके ये कह रहे हैं कि इस अमेरिका का जो मकसद था वो ईरान की रिजीम चेंज करना नहीं, ईरान के जो खतरनाक हथियारों वाले जो लोकेशंस है उस पे बॉम्ब डालना था, उसको तबाह करना था। ईरान के लिए यही उनकी आधी जीत है। ईरान का मीडिया तो खुल के सबके सामने ये भी कह रहा है कि अमेरिका को खुद को ही नहीं पता कि वो इस युद्ध में कौन से मकसद से उतरा है। आखिर अमेरिका का मकसद क्या है? रिजीम चेंज करना। सुप्रीम लीडर को तो उन्होंने मार दिया है। क्यों अमेरिका इस युद्ध में उतरा है वो अमेरिका को खुद को ही नहीं पता, ऐसा ईरानियन मीडिया का पता है। ट्रंप सरकार के सामने एक बड़ी दिक्कत और भी है। इस नवंबर के महीने में वहाँ पे मिड टर्म्स इलेक्शंस भी आने वाले हैं। जितनी तेजी से ये युद्ध चल रहा है उतनी ही तेजी से नवंबर का महीना भी पास आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि उनकी रेटिंग्स उनके करियर के सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, तकरीबन 29%। हाल ही में आपने देखा होगा कि वहाँ पे नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके वीडियोस काफ़ी खुले तौर पे सबके सामने आए थे मीडिया की तरफ से। तो देखना ये होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन से पहले जितनी जल्दी हो सके सारी सिचुएशंस काबू में आ जाए, सब कुछ पहले से नॉर्मल हो जाए। उनकी खुद की पार्टी के कुछ लोग इस युद्ध का विरोध कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में जो लोग हैं उनमें से कईयों का ये कहना है कि ये युद्ध अमेरिका का युद्ध ही नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप की डेस्परेशन इस युद्ध को खत्म करने के लिए दिख भी रही है। हाल ही में उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल पे कई ऐसे बयान दिए हैं जहाँ पे वो खुले तौर से कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिका 1 या 2 हफ्ते में निकल जाएगा। उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बाकी देशों के भरोसे छोड़ दिया है कि आप अपना देख लो, हमारे पास तो हमारा ऑयल का है स्टॉक, हमें कोई मतलब नहीं है, आप सब अपना देख लो। तो देख सकते हैं कि कई पॉलिटिशियंस दोगले भी होते हैं, जैसे कि ट्रंप साहब है हमारे। तो अब देखना ये होगा कि ट्रंप की ये डेस्पिरेशंस कितनी जल्दी इस सिचुएशन को बदलती है, कितनी जल्दी इस सिचुएशन को अंत की ओर धकेलती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पर। क्या हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत देख रहे हैं? हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 के शुरुआती दिनों में हैं? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत तक शायद मिल ही जाएगा। आपको हम लोगों को दूर से देख के यही लग रहा होगा कि ये वो सिर्फ कुछ चंद चुनिंदा कंट्रियों के बीच में है, अमेरिका, ईरान, इजराइल और कुछ चुनिंदा गल्फ कंट्रीज। लेकिन अगर हम बड़े स्कोप में देखें तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो बैकग्राउंड से इस वॉर को बहुत बारीकी से नजर रखे हुए हैं, और 2 देश उसमें सबसे प्रमुख आते हैं, चाइना और रशिया। आप लोगों को पता ही होगा कि रशिया ने अपनी एक ऑयल टैंकर क्यूबा की ओर भेजी है, जहां पे अमेरिका ने ऑलरेडी सैंक्शन लगाए हुआ है। अब वो सैंक्शंस क्यों लगाए हैं, उसकी क्या कहानी है, वो हम कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अलग ही पूरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बहुत सारे दूसरे देश भी है जो इस सिचुएशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। चाइना बैठे बैठे नोट्स लिख रहा होगा कि USA क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है,
ताकि वो जब ताइवान पे कब्जा करे तब वो होमवर्क उसको काम आ सके। हालांकि खबर ये आ रही है कि रशिया का जो ऑयल टैंकर है, यूएसए ने उसको मंजूरी दे दी है क्यूबा की ओर जाने की, विदाउट कोई सैंक्शंस, विदाउट कोई टैक्सेस पे किए। तो देखना ही होगा कि ये सिचुएशन किस हाल की और किस तरफ बढ़ती है। और हाल ही में ये खबर भी आई थी कि यमन के जो हुती विद्रोही है और हिजबुल्ला दोनों ने ही ईरान को ज्वाइन कर लिया है इस युद्ध में। और चंद दिनों पहले ये खबर भी थी कि हुती विद्रोहियों ने ईरान के कहने पर इजराइल के कुछ चुनिंदा हिस्सों पर बमबारी भी की है, मिसाइलें भी दागी है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये वॉर सिर्फ कुछ चंद चुनिंदा कंट्रियों के बीच में ना रहकर धीरे धीरे ग्लोबल वॉर की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। ऊपर से सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि यूएसए के कई हजारों मरीन्स, जो ट्रूप्स होते हैं यूएसए के, वो गल्फ कंट्रीज की ओर बढ़ रहे हैं। यूएसए के जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स है उसमें बढ़कर हाल ही में यूएसए का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी बढ़ रहा है गल्फ कंट्रीज की ओर। और अगर ये मरीन्स ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, जो भी बहुत सारे विद्वान लोगों का कहना है कि ट्रम्प के एक इशारे पर ये जो मरीन्स है वो लोग शायद खर्ग आइलैंड को कब्जा सकते हैं, क्या कि वहाँ के पेट्रोल को वो लोग अपने हाथ में ले ले। अगर ये होता है तो फिर ये लड़ाई क्या रुख लेती है कोई नहीं बता सकता। तो क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? इसका सरल जवाब है नहीं। देखिए, युद्ध बहुत ही अनसर्टेन चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी पॉलिटिकल या फिर जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई भी डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। ये युद्ध और कितना लंबा खींचेगा कोई नहीं कह सकता। खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते आके हम सबको संसद में ये ब्रीफ किया था कि आने वाला जो समय होगा शायद वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही कठिन हो सकता है। तो सबको तैयार रहने की हिदायत दी गई थी। याद कीजिए, शुरू में हमने आपको दो पहलवानों की स्टोरी सुनाई थी। अगर आप लोग रेसलिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, रेसलिंग थोड़ी सी भी देखे हैं, तो आपको ये पता होगा कि हर रेसलिंग मैच में एक रेफरी होता है, वो जो होता है ना ऐसे ही सफेद और ब्लैक टी शर्ट पहने हुए ऐसी पट्टी वाली। तो इस सिचुएशन में अमेरिका और ईरान के दो पहलवानों के बीच एक रेफरी है और वो रेफरी बना है पाकिस्तान। क्यों है, क्या है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। ये बात सुन के मुझे एक ही डायलॉग याद आ रहा है कि अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। आशा करते हैं कि पाकिस्तान की मीडिएटरशिप में इस युद्ध का कोई नतीजा पक्ष में निकले, शांति के पक्ष में निकले और अफवाह से बचे। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टॉक्स इंडिया। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।